मेरा टॉपिक है लॉ ऑफ टॉट्स। इसके बारे में हम लोग पढ़ेंगे। लॉ ऑफ टॉट्स। फर्स्ट ऑफ ऑल, व्हाट इज द मीनिंग ऑफ टॉट, इसको समझेंगे। और इसके तरीके से आपको बहुत ज़्यादा डिटेल में नहीं जाना, बिकॉज इससे पहले जितने फैकल्टीज ने क्लासेस अगर ली हो तो सबने ये डिस्कस किया होगा आपके साथ कि आपका एंट्रेंस एग्जाम है। ऐसा नहीं है कि हम आपको 2 से 3 क्लास में या मैक्सिमम जो भी 3-4 क्लासेस मैं लेने वाला हूँ उसके लिए आपको बहुत अच्छे एडवोकेट या कुछ ऐसा कुछ बना देंगे, लॉ की बहुत ज़्यादा नॉलेज दे देंगे। नहीं, एक बात जरूर याद रखना, एक कहावत है कि जो जीता वही सिकंदर। तो लॉ एंट्रेंस आपको DU-LLB का फाइट करना है, तो ये हमेशा याद रखना कि मुझे एडमिशन चाहिए बस। उसके लिए आप जो क्वेश्चन पूछता है, क्योंकि आपको बेशक बहुत ज़्यादा नॉलेज है किसी लॉ सब्जेक्ट की, लेकिन आप क्वेश्चन टिक नहीं सही कर पाते हैं। लाइक ABCD जो 4 ऑप्शंस हैं, आप बहुत पढ़ के जाते हैं लेकिन आप क्वेश्चन टिक नहीं कर पाते हैं सही करेक्ट आंसर, तो आपकी नॉलेज का उस एंट्रेंस के पर्पज से कोई फायदा नहीं है। नॉलेज है, अच्छी बात है, मैं उसको अप्रिशिएट करता हूँ, बट हमें क्या करना है कि हमें अपने एग्जाम को फोकस करना है। क्या पूछता है, क्या मांगता है, कितना मांगता है, वो कितनी नॉलेज की डिमांड करता है, बस उतनी ही नॉलेज हमें चाहिए, टू द पॉइंट स्टडी करनी है। इसलिए बहुत ज़्यादा डिटेल में जाने की कोशिश नहीं करना। हाँ, डाउट्स होंगे वो पूछेंगे, अगर मुझे रेलिवेंट लगेगा मैं बता दूंगा, यस मैं उसमें डील करूंगा आपके साथ, अदरवाइज नो। बट आप अपने डाउट्स रख सकते हैं, इसमें कोई प्रॉब्लम नहीं है। हाँ, टॉट। टॉट में सबसे पहले तो मैं आपको बता दूं कि जो टॉट है वो एक फ्रेंच ओरिजिन वर्ड है। फ्रेंच ओरिजिन टॉट है वो फ्रेंच ओरिजिन वर्ड है। इसका मतलब होता है टू ट्विस्ट। टू ट्विस्ट मतलब कि कोई भी ऐसा एक्ट जो कि सीधा नहीं है, डायरेक्ट नहीं है, या फिर जो रॉन्ग है। टॉट का मतलब इंग्लिश में रॉन्ग भी होता है। टॉट मैंने बताया फ्रेंच ओरिजिन वर्ड है। टॉटम एक लैटिन में बोलते हैं इसको, टॉटम। और इंग्लिश में बोलते हैं रॉन्ग। आप लोग चाहें तो साथ साथ नोट भी कर सकते हैं, और अगर किसी को मेरी ये पेपर अगर ना दिखाई दे तो मैसेज कर सकते हैं, क्योंकि मैं एडजस्ट कर लूँगा कैमरा उसके अकॉर्डिंग। हाउएवर मैं इसको एडजस्ट करता रहता हूँ बीच बीच में, ठीक है। थॉट का बेसिकली मतलब ये हुआ कि समथिंग, कोई ऐसा एक्ट जो कि स्टेट नहीं है, ट्विस्टेड है। मीन्स कि कोई बिहेवियर विच इज नॉट स्टेट और विच इज ट्विस्टेड, और इन अदर वर्ड्स अ बिहेवियर विच इज रॉन्गफुल। अभी हम एग्जांपल्स देखेंगे, डोंट। यहाँ तक अगर किसी को प्रॉब्लम है समझने में सर एक्चुअली टॉट होता क्या है, व्हाट इज द मीनिंग ऑफ टॉट, एंड तो इसका यही मतलब है कि आप सिंपल सा लाइक आप कोई ऐसा एक्ट करते हैं जिससे कि आपके पड़ोसी को, या आपके साथ में जो आपका रूममेट है या बगल वाले कमरे में, उसको कोई प्रॉब्लम होती है। आपके गेट के, आपके घर के गेट के बाहर कोई धुआं छोड़ के चला गया, कोई किसने आग लगा दी, धुआं आपके यहाँ आ रहा है, ठीक है। इस तरह के जो कि न्यूसेंस है लाइक, ठीक है, दीज ऑल विल बी कवर अंडर टॉट। ओरिजिन कहाँ से हुआ था? ओरिजिन इसका ऑब्वियसली कॉमन लॉ से होता है, इतना डिटेल में हमें नहीं जाना है वैसे तो, ठीक है। और जो मेन मेन चीजें है वो मैं बताता हूँ। ये एक अनकोडिफाइड लॉ है। अनकोडिफाइड, आपने जितने भी अभी IPC पढ़ा होगा या कॉन्ट्रैक्ट पढ़ा होगा, सभी में आपने ये ऑब्जर्व किया होगा कि सेक्शंस हैं, ठीक है, सब सेक्शंस हैं या आर्टिकल्स हैं कॉन्स्टिट्यूशन में। यहाँ पे कोई कोडिफिकेशन नहीं की गई है। तो दिस इज द ओनली लॉ आई थिंक जिसमें कि ये अनकोडिफाइड लॉ है। एक और बात बता दूं, कॉन्ट्रैक्ट में आपने पढ़ा होगा, जो ये जो मैं बातें बता रहा हूँ ये सब आपके टिक करने में, क्वेश्चंस के आंसर्स को टिक करने में काम आएगा, करेक्ट टिक करने में काम आएगा। कॉन्ट्रैक्ट में आपने पढ़ा होगा कि इसमें लिक्विडेटेड डैमेजेस मिलता है।
डैमेजेस, लिक्विडेटेड डैमेजेस का मीनिंग अभी आप लोगों ने अगर पढ़ा हो कॉन्ट्रैक्ट में क्या होता है, मैं आपको बता देता हूँ। लिक्विडेटेड मतलब जब दो पार्टी आपस में अग्रीमेंट करती हैं और हेलो, इको 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 जी भैया, इको हो रहा है काफी, कोई प्रॉब्लम हुई है क्या? नहीं भैया एको नहीं हो रहा। ओके, चलिए ठीक है। कुछ लोग कोई प्रॉब्लम मैसेज कर रहे हैं, क्या प्रॉब्लम बताइए। भैया थोड़ी क्लियरिटी नहीं है एक्चुअली नोट्स की। अच्छा, पिक्चर क्लैरिटी नहीं है। हाँ, पिक्चर क्लैरिटी नहीं आ रही। ओके, अच्छा, एक कौन है क्या ना सुन रहा है ना दिखाई दे रहा है। मेरी आवाज नहीं काफी तेज है। बाकी मॉडरेटर्स आवाज में कोई प्रॉब्लम आ रही है बाकियों को? एक्चुअली मेरे को कोई प्रॉब्लम नहीं है आवाज में। देखो इको 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 बोल रहे हैं काफी लोग, इको आ रही है, मुझे भी इको आ रही है एक्चुअली। मैं ज्वाइन करूं फिर से? हाँ भाई, वो दोबारा ज्वाइन करिए। और आपने ईयरफोन्स लगा रखे थे क्या भैया? हाँ, ईयरफोन लगा रखे हैं। अच्छा, एक काम और कर सकते हैं, अगर वहाँ पे कूलर या फैन हो तो उसको शायद ऑफ कर सकते हैं थोड़ी देर के लिए, कोई नहीं, प्रॉब्लम आ सकती है। कूलर तो नहीं है, फैन एकदम स्लो चला। ओके, तो आप दोबारा ज्वाइन करके देखिए एक बार भैया। मैं दोबारा जी। हेलो। हेलो। हाँ सुजान, हाँ भैया, आवाज भी क्लियर है और आपके नोट्स भी दिख रहे हैं। कोई प्रॉब्लम होगी तो मैं आपको विषय बता देता हूँ। मुझे प्रॉब्लम ठीक है, चलो मैं करता हूँ स्टार्ट कंटिन्यू। ओके, अभी रिस्पॉन्स आ रहा है कि सब क्लियर है। चलिए, ये नोट्स क्लियर दिख रहे हैं सबको। कॉन्ट्रैक्ट में मैं बता रहा था कि लिक्विडेटेड डैमेजेस दिया जाता है। लिक्विडेटेड डैमेजेस का मतलब होता है कि जब दो पार्टीज किसी अग्रीमेंट में एंटर करते हैं तो वो पार्टीज पहले से फिक्स्ड होता है कि कितना डैमेजेस मिलेगा। दोनों ने आपस में फिक्स किया होता है कि कितना डैमेजेस मिलेगा। लेकिन इन दिस केस जो हम टॉर्ट में बात कर रहे हैं, कोई भी डैमेजेस फिक्स्ड पहले से नहीं होता है। वो फैक्ट एंड सर्कमस्टांसेस के बेसिस पे एट द टाइम कोर्ट डिसाइड करती है कि कितना डैमेजेस अवार्ड करना है। इसलिए यहाँ पे कहते हैं कि कॉन्ट्रैक्ट में लिक्विडेटेड और टॉर्ट में अनलिक्विडेटेड डैमेजेस। Notes not clear. ठीक है, मैं फिर वॉइस से ही बताता हूँ। नोट्स अगर क्लियर नहीं तो आवाज आ रही तो आवाज ही सुनो तो, ठीक है। जी। नोट करना हो तो बता देना, मैं वहाँ पे रुक जाऊंगा, आप लोग नोट कर लेना। ओके। तो टॉर्ट में अनलिक्विडेटेड डैमेजेस है कि
इसमें कुछ भी पहले से फिक्स नहीं होता है कि कितना डैमेजेस देना है। लाइक मेरे और शशांक के बीच में अगर कोई प्रॉब्लम हुई है तो मैं अगर इस पे शशांक को टॉर्ट के लिए इशू करता हूँ तो हमने पहले से कोई कॉन्ट्रैक्ट या कोई एग्रीमेंट नहीं किया हुआ है होता है कि कितना डैमेजेस मुझे मतलब जो कोर्ट है मुझे कितना डैमेजेस अवॉर्ड करेगी एज ए पनिशमेंट की कितना देना है शशांक को, ठीक है। तो ऐसा कुछ पहले से फिक्स नहीं होता, मगर कॉन्ट्रैक्ट में एग्रीमेंट में ये सारी चीजें लिखी हुई होगी पहले से। नाउ एक जो मेन बेसिक प्रिंसिपल होता है टॉर्ट का, यू बी जस्ट एबी रिमेडियम, यू बी जस्ट एबी रिमेडियम। मैं कोशिश करता हूँ लिखने की। ये बहुत ही इंपॉर्टेंट आप लोगों के लिए है, ये मैक्सिम्स इसको बोलते हैं, ठीक है। ये मैक्सिम जो है यू बी जस्ट, अगर जिनको वर्ड्स क्लियर नहीं है, नोट्स क्लियर नहीं आ रहे हैं तो मैं स्पेल कर देता हूँ। यू बी आई यू बी जस्ट JUS EB रेमेडियम, IBIEB रेमेडियम REMEDIUM। इट मीन्स वेयर देयर इज राइट देयर इज रेमेडी। मतलब कि अगर आपका अधिकार है किसी चीज पे और उस राइट का इन्फ्रिंजमेंट हो रहा है बाय एनी अदर पर्सन, तो आपको रेमेडी बाय द कोर्ट प्रोवाइड की जाएगी। दिस इज द मीनिंग ऑफ दिस मैक्सिम, यू बी जस्ट एबी रेमेडियम। ऑलराइट, सो दिस इज द फर्स्ट मैक्सिम व्हिच आई टोल्ड यू। नाउ नेक्स्ट वन इज damnum sine injuria. These are important maxims. इन सबसे डायरेक्ट क्वेश्चन आते हैं, इसको अच्छे से याद करो, इसको समझो। damnum sine injuria, damnum का मतलब होता है डैमेज या लॉस या फिर हार्म। डैमेज, लॉस या फिर हार्म कह सकते हैं, ये डैमनम का मतलब है। साइन का मतलब होता है विदाउट, इंजुरिया का मतलब इंजरी। डैमेज विदाउट इंजरी, डैमेज विदाउट इंजरी, इट इज डैमनम साइन इंजुरिया। डैमनम साइन इंजुरिया का मतलब क्लियर है, डैमनम साइन इंजुरिया मीन्स डैमेज विदाउट इंजरी। दिस इज द मैक्सिम, वेरी इंपॉर्टेंट। एंड नेक्स्ट मैक्सिम इज अगेन इसी का मिलता जुलता है, बस वर्डिंग्स जो है इसकी चेंज हो जाएंगी। इंजुरिया साइन डैमनम, ठीक है। कोई बता सकता है इसका मीनिंग? वर्ड सब सिर्फ मैंने चेंज किया है, आपको भी वर्ड्स को ही चेंज करना है। कोई अगर बता सकता है तो फटाफट से मैसेज कर सकता है। वेरी गुड, वेरी गुड। इंजरी विदाउट डैमेज, वेरी गुड। बहुत सारे आंसर आ रहे हैं, वेरी नाइस, गुड। ठीक है, आगे चलते हैं हम लोग। हाँ, सबका आंसर आ रहा है, बिल्कुल सही आ रहा है। इंजरी विदाउट डैमेज, और इंजरी कैसी होनी चाहिए? लीगल इंजरी होनी चाहिए। ऑफ कोर्स इंजरी कैसी होनी चाहिए? लीगल होनी चाहिए, मतलब कि आपका लीगल राइट का वायलेशन होना चाहिए, वायलेशन ऑफ लीगल राइट, लीगल राइट का वायलेशन होना चाहिए। तो अभी हमने दो बहुत ही इंपॉर्टेंट पढ़ा है मैक्सिम्स, इबूजस इबी रेमेडियम और सॉरी डैमनम। इबूजस रेमेडियम हमने अलग पढ़ाया है, इसको इन दोनों को हम लोग स्टडी करेंगे अभी। डैमनम साइन इंजुरिया, डैमनम साइन इंजुरिया और इंजुरिया साइन डैमनम। इंजुरिया साइन डैमनम मीनिंग मैं बता दी दोनों को क्या होता है कि डैमेज होगा, लॉस होगा विदाउट इंजरी, इसमें डैमेज विदाउट लीगल राइट होगा इसमें, ओके। और ये जो है डैमनम साइन इंजुरिया,
डैमनम साइन इंजुरिया में कोई अगर डैमेज हुआ है मगर कोई लीगल इंजरी नहीं हुई है तो कोई एक्शन नहीं लिया जाएगा। इन दिस केस नो एक्शन विल बी टेकन, बट इन दिस केस इंजुरिया साइन डैमनम दिस इज एक्शनेबल, एंड इन दिस केस कोई कंपनसेशन नहीं मिलेगा। अगर आपका डैमेज हुआ लेकिन कोई लीगल इंजरी नहीं हुई तो नो कंपनसेशन विल बी अवॉर्डेड, एंड इन दिस केस कंपनसेशन अलाउड होता है। इसका कोई ऐसा एग्जांपल ले लेते हैं कि लाइक कोई सोशल या मोरल या कोई रिलीजियस रॉन्ग होता है। इसमें डैमनम साइन इंजुरिया में अगर कोई सोशल मोरल या फिर रिलीजियस रॉन्ग हो रहा है, दैट इज व्हाट योर डैमनम साइन इंजुरिया, एंड इसमें ऑफ कोर्स कोई लीगल ऐसा कोई रॉन्ग आपके साथ होता है तो वो क्या मैसेज आ रहा है किसी का, नॉट ऑडिबल, वेरी गुड, सोशल मीडिया मोरल और रिलीजियस रॉन्ग, राइट। नाउ अभी लाइक अभी एक एग्जांपल इसका लेते हैं डैमनम साइन इंजुरिया का, कि कोई एक ऐसा सपोज 2 कोचिंग इंस्टीट्यूट्स हैं, एक कोचिंग इंस्टीट्यूट सपोज मैं चलाता हूं और एक शशांक चलाता है। तो इसमें मेरा कोचिंग बड़ा अच्छा चल रहा था, वेरी गुड। अब शशांक ने भी एक कोचिंग सेटअप किया, कुछ स्टूडेंट्स हो सकता है कि मेरी कोचिंग से शशांक के कोचिंग में चले जाएं, तो मेरा डैमेज हो रहा है बिकॉज मेरी फी या मेरा पैसों का नुकसान हो रहा है, क्योंकि स्टूडेंट्स जो है मेरे कोचिंग से शशांक के कोचिंग में जा रहे हैं, तो डैमेज हो रहा है लेकिन कोई लीगल इंजरी नहीं हो रही है। जा रहे हैं तो कोई बात नहीं, ये कोई लीगली रॉन्ग तो नहीं है। स्टूडेंट्स को जहां पसंद है, जहां उसको अच्छा लगता है वो वहां कोचिंग पढ़ेगा, तो वो वहां जा सकता है। लेकिन इस केस में मेरा तो डैमेज हो रहा है मगर लीगल इंजरी नहीं हो रही, तो डैमेज विदाउट लीगल इंजरी। तो मैंने एक कोचिंग सेंटर का एग्जांपल दिया आपका डैमनम साइन इंजुरिया का। वैसे ही टेंपल के केसेस हैं, टेंपल में आपको जो है या फिर कोई ऐसी लाइक फेंसिंग ऑफ वंस लैंड टू प्रोटेक्ट इट्स फ्रॉम फ्लडिंग व्हिच सबमर्जेस द लैंड ऑफ द अदर, लाइक अगर मैं अपने लैंड को प्रोटेक्ट कर रहा हूँ उससे आपको कोई प्रॉब्लम हो रही है, ठीक है। तो ऐसे एग्जांपल जो है, जो कहने मतलब सोशल मोरल कैरेक्टर के जो होंगे वो आपका डैमनम साइन इंजुरिया में आएगा। और अगर कोई लीगल राइट आपका वायलेशन हो रहा है, फॉर एग्जांपल एक क्वेश्चन भी आता है कि एक केस था जिसमें, केस का नाम इज नॉट इम्पोर्टेंट बट मैं आपको इस पे इफेक्ट आता है क्वेश्चन की, एक इलेक्शन में आप गए वोट कास्ट करने और वोटिंग सपोज 5 बजे तक की वोटिंग थी, आप टाइम पे गए, सब कुछ आपके पास अपना आधार कार्ड, वोटर लिस्ट, सब कुछ, वोटर कार्ड वगैरह सब कुछ है, बट आपको वोट नहीं डालने दिया गया। और जिस पार्टी को आपको वोट डालना था वो पार्टी इलेक्शन में जीत भी जाती है, ठीक है। तो इसमें क्या हुआ कि ना आप एक्चुअली आपको कोई फर्क नहीं पड़ा, पार्टी को भी कोई फर्क नहीं पड़ा जिसको आपको वोट करना था, जिस कैंडिडेट को वोट करना था, मगर फिर भी आपका लीगल राइट का वायलेशन हुआ है। तो वो जो एग्जांपल है वो इसमें आपका आएगा इंजुरिया साइन डैमनम में आएगा, इंजुरिया साइन डैमनम में आएगा इसमें, ठीक है। तो दीज आर द सम एग्जांपल्स। नाउ अब ये टॉट क्या होता है, टॉट में कैसे टॉट में मतलब कि एक्शन लिया जाता है। लाइक अभी तक मैंने 3 चीजें बताई आपको, यूबिजस इबिलिटी मीडियम एक मैक्सिम था, दूसरा मैक्सिम मैंने बताया डैमनम साइन इंजुरिया, तीसरा बताया इंजुरिया साइन डैमनम। उसके बाद डैमेज हो गया, चलिए ठीक है। नाउ उसका डिफेंस भी तो कुछ होगा, तो हम पढ़ेंगे एक एक करके डिफेंसेस के बारे में, क्या डिफेंसेस हो सकते हैं अगर टॉट के लिए मुझे सू किया जा रहा है। तो डिफेंसेस टू टॉट का मीनिंग है कि सर्टन प्लीज, ऐसे कुछ प्लीज जो कि विच कैन बी टेकन अप बाय अ पर्सन टू अवॉइड हिज लायबिलिटी, कि अगर मुझे अब किसी पर्सन ने लाइक शशांक ने मुझे अगर शू कर दिया है टॉट के लिए, तो मैं कोर्ट के सामने कुछ ऐसी अपनी बातें रखना चाहता हूं जिससे कि मैं ये बात प्रूफ कर सकूं कि मैंने कोई ऐसी गलती या मेरी कोई लायबिलिटी नहीं है। अपनी लायबिलिटी को अवॉइड करने के लिए मैं कुछ ऐसी बातें रखूंगा जिससे कि मैं बच सकूं, वो डिफेंस माना जाएगा।
डिफेंस टू टॉट का मतलब समझ में आ गया होगा आपको। नाउ क्या क्या डिफरेंस ले सकता हूं मैं? तो पहला है, फिर एक मैक्सिम आता है डिफरेंसेस में जो पहला पढ़ते हैं हम लोग, वॉलेंटी नॉन फिट इंजुरिया। वॉलेंटी नॉन फिट इंजुरिया, इसका मतलब अगर किसी को आइडिया है थोड़ा सा मुझे तो व्हाट्सएप कर सकते हैं अपना, ताकि इंटरेक्शन होता रहे क्लास में, आपका भी अच्छा लगेगा क्लास में, मुझे भी अच्छा लगेगा कि रिप्लाई मिल रहा है मुझे। जस्ट 15 सेकेंड्स में वेट कर रहा हूँ, जस्ट 15 सेकेंड्स, इसका मीनिंग कुछ बता दें। वॉलेंटी नॉन फिट इंजुरिया। ओके, काजल का रिप्लाई आ गया, वेरी गुड। ओके, कार्तिक, कंसेंट मस्ट बी फ्री, यस इट्स, ये पॉइंट अच्छा है, मगर अभी जो है मीनिंग इसका मैं सिर्फ पूछ रहा हूँ आपसे। हाँ अब ठीक है, काफी लोगों का रिप्लाई आ गया, ठीक है अब मैं बता देता हूँ। ओके ठीक है, जिनको नहीं पता मैं बता देता हूँ। अगर कोई ऐसा एक्ट है, वॉलेंट्री मतलब वॉलेंटरली, अपने आप से, कंसेंट, ठीक है, अगर आपने, मैं लिख देता हूँ यहाँ पे, वेयर इज कंसेंट देयर इज नो इंजरी। अगर आप अपना कंसेंट दे करके पार्टिसिपेट कर रहे हैं किसी एक्ट में, तो उस केस में आप ये नहीं कह सकते कि मुझे कोई इंजरी हुआ है। मतलब आपने अपनी मर्जी से, आपने अपनी कंसेंट से, ऑब्वियसली अभी किसी स्टूडेंट ने लिखा था कि कंसेंट मस्ट बी फ्री, ऑफ कोर्स कंसेंट मस्ट बी फ्री, कोई कंपल्सन नहीं होना चाहिए उसके ऊपर, कोई ड्यूरेशन नहीं होना चाहिए, ठीक है। तो जहां अगर आपने कंसेंट दिया है तो वहां पे कोई इंजरी नहीं मानी जाएगी। मीनिंग अगर आपको नोट करना चाहता हूं, मैं फटाफट से एक लाइन रीड कर देता हूँ। वॉलेंटी नॉन फिट इंजुरिया मीन्स दैट वेयर अ पर्सन हैज गिवन कंसेंट टू एक्ट, अगर कोई काम करने के लिए मैंने खुद अपना कंसेंट दिया है, लेटर ही कैन नॉट कंप्लेन फॉर एनी इंजरी विच अराइजेस ड्यू टू दैट एक्ट। अब उस एक्ट की वजह से अगर मुझे कोई इंजरी हुआ है तो मैं कंप्लेन नहीं कर सकता हूं, क्योंकि मैंने खुद ही कंसेंट दिया था इसके लिए। अच्छा, इसके पीछे लॉजिक क्या है? नो इज नथिंग, एक्चुअली जब अभी आप लोग एंट्रेंस की प्रिपरेशन कर रहे हैं, ऑब्वियसली अब मैं अभी आप सब लोगों से मैं चाहता हूं कि सभी लोग का एडमिशन हो जाए, और जब एडमिशन हो जाएगा तो लॉ पढ़ने का जो तरीका है, लॉ के लिए आपको एक ही चीज याद रखना है, एक ही चीज समझना है कि लॉ इज नथिंग बट ऑल अबाउट इट इज लॉजिक। जहां भी आप लॉजिक समझें किसी चीज को, उसका लॉजिक समझने की कोशिश करें। तो ये लॉजिक, इस मैक्सिम के पीछे क्या लॉजिक है? इस मैक्सिम के पीछे यही लॉजिक है कि एक पर्सन जो है अपने इंटरेस्ट का बेस्ट जज हो सकता है। मतलब कि कॉन्ट्रैक्ट में भी टीचर ने हो सकता है कि आपको जब ये पढ़ाया हो, माइनॉरिटी का कॉन्सेप्ट पढ़ाया हो, ठीक है, तो उसमें बताया था उन्होंने कि माइनर स्टूडेंट जो माइनर है उसको, वो जो है लाइबल नहीं होता है, क्योंकि वो अपने इंटरेस्ट को जज नहीं कर सकता, क्योंकि वो अभी छोटा बच्चा है या इंसेंट पर्सन है, वो अपने इंटरेस्ट को जज नहीं कर सकता। मगर एक जो एडल्ट पर्सन है या एक कॉमन मैन है, वो एक अपने इंटरेस्ट को बहुत अच्छे तरीके से जज कर सकता है और कोई नहीं कर सकता। इसीलिए इट इज बिलीव्ड ही विल गिव कंसेंट टू दोज एक्ट विच आर सुटेबल टू हिज इंटरेस्ट। अगर मुझे कहा जाता है कि लॉकडाउन है और मुझे कहा जाता है कि चलिए मार्केट या किसी ऐसी जगह या कंटेमिनेटेड जोन में, तो भाई मैं खुद समझ सकता हूँ कि मैं अपने इंटरेस्ट, मेरा इंटरेस्ट क्या होगा, नहीं नहीं मैं अभी इन्फेक्टेड हो जाऊंगा तो मैं नहीं जाऊंगा, मैं अपने इंटरेस्ट का बेस्ट जज हूँ। इसलिए इसका ये लॉजिक दिया गया है कि आप खुद समझ सकते हैं कि अगर आपने खुद कंसेंट दिया है और आप भी बाद में कंप्लेन करेंगे तो ये जो है अप्लाई नहीं होगा। इसलिए नाउ इसेंशियल इंग्रेडिएंट्स, अभी जो स्टूडेंट बात कर रहा था कि क्या क्या होना चाहिए, मैं उस पर थोड़ा सा बता देता हूँ। इसेंशियल इंग्रेडिएंट्स,
पहली चीज है ए, कंसेंट होना चाहिए। वॉलंटरी नॉन फिटिंग एरिया में पहला क्या होना चाहिए? कंसेंट ऑफ द पार्टी, किसी भी एक्ट को करने में, टू बी एक्ट। अब कंसेंट कैसा हो सकता है? कंसेंट एक्सप्रेस हो सकता है और इम्प्लाइड हो सकता है। एक्सप्रेस वर्ड्स से आप एक्सप्रेस कर सकते हैं, इम्प्लाइड मीन्स कंडक्ट। अब ये आई थिंक आपने जैसे कॉन्ट्रैक्ट का क्लास स्टार्ट किया होगा तो आपने एक्सप्रेस और इम्प्लाइड का मीनिंग समझा होगा। लाइक अगर मैं कोई कंसेंट दे रहा हूँ, अगर मैं सिग्नेचर कर रहा हूँ किसी चीज पे, ऑब्वियसली फिर तो मैं लिख के ही अपना दे रहा हूँ, एक्सप्रेस कर रहा हूँ, बोल के दे रहा हूँ, ठीक है। किसी भी चीज एक्ट को करने के लिए मैं या तो साइन कर रहा हूँ या बोल रहा हूँ, तो वो एक्सप्रेस कंसेंट माना जाएगा। इम्प्लाइड का मतलब है कि मैं अगर कुछ नहीं, लाइक अगर हम स्टेडियम में जाते हैं मैच देखने के लिए, ठीक है, तो आप एक स्पेक्टेटर हैं वहां पे, आप मैच देख रहे हैं, आप मैच देख रहे हैं, इसका मतलब है कि आप कंसेंट दे रहे हैं कि हाँ मैं मैच देखूंगा। अब इस पे कोई क्वेश्चन भी आता है कि मैच के दौरान जो है क्या हुआ कि एक बॉल लग गई, ठीक है, तो आपने कहीं ना कहीं वहां पे कंसेंट दिया था, आपने टिकट खरीदी थी, ठीक है, वो अच्छी बात, और टिकट आपने ही खरीदी थी, आपको बेचने के लिए कोई स्टेडियम से नहीं आया था आपके घर पे, ठीक है, आपने वहां पे कंसेंट दी थी, आपको वहां पे बॉल लग गई है, तो वो आप टॉटली नहीं कह सकते हैं, ठीक है। हाँ, अदर किसी लॉ में चला जाए, वो अदर किसी लॉ के अकॉर्डिंगली आप उससे कंपनसेशन मांगे, वो उसमें नहीं जा रहा, मैं अभी सिर्फ टॉट पे स्टिक हो रहा हूँ, तो उसमें इम्प्लाइड कंसेंट भी माना जाता है, क्योंकि ये माना जाता है कि लाइक अगर आप जा रहे हैं मैच देखने के लिए तो आपको नॉलेज है ऑलरेडी कि वहां पे क्या रिस्क है, ठीक है। लेकिन इसमें एक चीज ये भी माना जाता है कि मेयर नॉलेज इज नॉट सफिशिएंट। अभी कुछ क्वेश्चंस डिस्कस करेंगे तो क्लियर हो जाएगा। नाउ ऑब्वियसली एक चीज मैं आपको उसमें ऐड कर देता हूं कि आप अगर किसी चीज का डिफेंस मांगते हैं, लाइक टॉर्ट का भी डिफेंस मांगते हैं आप कि मैंने ये एक्ट नहीं किया या मेरी लायबिलिटी नहीं है, अपनी लायबिलिटी को अवॉइड करना चाहते हैं, तो उसके लिए इट इज नेसेसरी दैट एक्ट जो किया है, एक्ट मस्ट नॉट एक्सीड द लिमिट ऑफ दैट टू विच कंसेंट हैज बीन गिवन। भाई अगर मुझे कहा गया था कि चलिए मैं आपको गली के बाहर तक ही ले जाऊंगा, मैंने गली के बाहर तक ही जाने के लिए कंसेंट दिया था, लेकिन मुझे गली के बाहर से बदले मुझे तो बहुत दूर इंडिया गेट लेके चले गए भाई, तो मैंने कंसेंट तो अपनी गली के बाहर तक जाने के लिए दिया था, तो कंसेंट वहीं तक अगर है तो वॉलंटरी नॉन फिटिंग इंजुरिया अप्लाई होगा, अदरवाइज नहीं होगा, क्योंकि मैंने अपनी मर्जी से इंडिया गेट जाने के लिए नहीं बोला था, मैंने कहा था ठीक है चाय पी के गली के कोने से आ जाएंगे। नाउ एक्सेप्शंस, इसके कुछ एक्सेप्शंस हैं, एक्सेप्शंस टू द रूल ऑफ वॉलंटरी नॉन फिट इंजुरिया। मैं पेज चेंज कर लेता हूँ। Exceptions. To the rule of first, negligence. नेग्लिजेंस लाइक कंसेंट जो है हमें बिल्कुल कंसेंट इज गिवन टू द केयरफुल एक्ट ऑफ द अदर, कि अगर आप मुझे ले जा रहे हैं या कोई ऐसे एक्ट के लिए मुझे कह रहे हैं, तो मैंने जो कंसेंट दिया है वो केयरफुली काम करने के लिए दिया है, एंड नॉट टू द एक्ट ऑफ नेग्लिजेंस। ऐसा नहीं कि मैंने कहा ठीक है गाड़ी में, आपने कहा ठीक है सर गाड़ी में चलिए, मैंने कहा ठीक है चलिए गाड़ी में, लेकिन मैंने ये नहीं कहा था कि गाड़ी में बिठा के मुझे स्टंट मारना आप,
या फिर किसी रेड लाइट को क्रॉस कर जाना, उसमें तो वो आपका नेग्लिजेंस होगा, ठीक है, या आप नेग्लिजेंटली ड्राइव कर रहे हैं, कहने का मतलब है। तो मैंने आपको कंसेंट गाड़ी में बैठने के लिए दिया था, इसलिए दिया था कि आप सही से ट्रैफिक्स को फॉलो करते हुए एक अच्छे जो जेंटलमैन की तरह ड्राइव करेंगे। ये नहीं कि आप मुझे नेग्लिजेंटली ड्राइव करते हुए ले जा रहे हैं और फिर मेरा भी एक्सीडेंट करवा दिया आपने, तो ऐसा कुछ नहीं होगा। तो मतलब कि नेग्लिजेंस अगर है तो नेग्लिजेंस है, तो आप ये नहीं कह सकते कि सर ने तो खुद ही कहा था कि गाड़ी में बैठूंगा मैं, चलो मैंने तो सर से पूछा था कि सर गाड़ी में बैठेंगे, सर ने कंसेंट दिया था कि हाँ मैं गाड़ी में बैठूंगा, ठीक है। तो मैंने कंसेंट नेग्लिजेंस के लिए नहीं दिया था, मैंने नॉर्मल जो वे होता है गाड़ी चलाने का उसके लिए दिया था। तो फर्स्ट आप कह सकते हैं कि नेग्लिजेंस है, इसका एक्सेप्शन है वॉलंटरी नॉन फिटिंग। किसी को कोई डाउट है तो मैसेज कर सकता है, पूछ सकता है। नेक्स्ट, डेलिबरेट इंजरी। कि कंसेंट जो है दिया जाता है फिर कुछ भी काम सही तरीके से करने के लिए, नॉट टू द एक्ट ऑफ कॉम्प्रिहेंस इफ एनी हार्म इज कॉज्ड इंटेंशनली। अगर आप मुझे जानबूझ, मैंने कंसेंट दिया था आपको, चलिए गाड़ी का एग्जांपल ले लेते हैं, मैंने कहा था कि गाड़ी में चलेंगे आपके साथ, ठीक है, आपने कहा सर बहुत अर्जेंट है, कोर्ट जाना है, मैंने कहा ठीक है चलिए चलते हैं, आप ले गए। लेकिन आप इंटेंशनली क्या करते हैं कि आप रेगुलरली पार्टी के एजेंट बन के सपोज आते हैं और इंटेंशनली गाड़ी को ऐसे चलाते हैं कि एक्सीडेंट हो जाता है या कुछ हो जाता है, तो आप मुझे डेलिबरेट इंजरी कर रहे हैं। तो इसमें ये नहीं माना जाएगा, वो आपका वॉलंटरी नॉन फिट इंजरी आप विल नॉट बी एप्लीकेबल है। ऑलराइट, नेक्स्ट। Okay, video is, if video is not, I have written nothing here, I have just written exception of the voluntary non-fit injury, you can note it down. The first exception is negligence and the second is deliberate injury, that's it, nothing else. Next, नोट्स आप लोगों को दे देंगे, ये इन लोगों को प्रोवाइड कर दूंगा जो कंडक्ट करवा रहे हैं, जो लोग हैं, EBP में मैं सबमिट कर दूंगा जो भी है नोट्स, ठीक है। नाउ इलीगल एक्ट्स, अगर कोई आप इलीगल एक्ट, वो मैंने सभी एक्चुअली मैं जो ड्राइविंग वाला एग्जांपल लिया था ना, उसमें मैंने सभी चीजों को मेंशन कर ही लिया था। इलीगल एक्ट है तीसरा एक्सेप्शन, आपको इलीगल एक्ट करते हैं, इलीगल एक्ट, और एक्सेप्शन इज इलीगल एक्ट, कि अगर आप मुझे कहते हैं कि सर गाड़ी में बैठिए, मैंने कहा ठीक है चलते हैं आपके साथ, लेकिन आप गाड़ी जो है कोई ऐसी गाड़ी है लाइक या तो चोरी की गाड़ी है, या आप वही है कि फिर आप इलीगली चला रहे हैं, लाइक ट्रैफिक वायलेशन कर रहे हैं, ठीक है, या फिर आप कोई ऐसे काम कर रहे हैं जो कि इलीगल है, तो उस एक्ट से अगर कोई मुझे इंजरी होती है तो आप ये नहीं कह सकते हैं, आप ये डिफेंस नहीं ले सकते हैं बेसिकली कि सर ने खुद ही कंसेंट दिया था, ठीक है, उस इलीगल एक्ट में भी ये डिफेंस नहीं ले सकते आप। नेक्स्ट है रेस्क्यू केसेस हैं, अभी किसी का मैसेज आया है, क्या कह रहे हैं आप? अच्छा, सबको समझ में आ रहा है जो मैं बता रहा हूँ आपको? किसी को कोई प्रॉब्लम है तो आप रिप्लाई कर सकते हैं, यस नो, जो भी आप रिप्लाई करना चाहें। ओके, यस यस, वेरी गुड, ठीक है, सभी का आ रहा है। कार्तिक, माही, कृष्णा, नेहा, निवेदिता, दीपी, ईशान, पूजा, अवधेश, ठीक है, अनुज, अंकुर, तन्मय, ओके, ऑलराइट, ठीक है, चलते हैं, ओके, ठीक है, आसना, संजीव शर्मा, ऑलराइट। रेस्क्यू केसेस। नाउ नेक्स्ट इज रेस्क्यू केसेस। अब रेस्क्यू केसेस में क्या होता है कि अ पर्सन हु फाइंड्स अनदर इन अ सिचुएशन ऑफ डेंजर, ये भी रेस्क्यू केसेस में काफी क्वेश्चंस आते हैं, ठीक है। इसमें कॉन्ट्रैक्ट में भी टीचर ने बताया होगा आपको कि एक क्वेश्चन ऐसा था, किसी के घर में सपोज आग लग गई, ठीक है, और उसके घर में कोई बच्चा फंस गया है, आप एक बहुत ही अच्छे ब्रेव लुकर पर्सन हैं, आप जाते हैं, बड़े बहादुर हैं, आप जाकर के उस बच्चे को बचा लेते हैं,
और बाहर आ जाते हैं। ये कॉन्ट्रैक्ट की बात बता रहा हूँ वैसे तो मैं, जस्ट क्योंकि ये क्वेश्चन में कॉन्ट्रैक्ट में भी पूछ लेते हैं और टॉट में भी पूछ लेते हैं। तो आपने बच्चे को बचा लिया, बच्चे के फादर, जो बच्चा है उसका फादर ये कहते हैं कि थैंक यू सो मच, आपने मेरे बेटे को बचाया, मैं आपको 1000 रुपीज लाइक गिफ्ट या जो भी आप इनाम कहें, ठीक है, अवार्ड करना चाहते हैं, ठीक है। तो उस तरह के जो रेस्क्यू केसेस हैं उस पर क्वेश्चंस आते हैं। क्या क्वेश्चन आएंगे मैं अभी बताऊंगा बाद में, ठीक है। इस तरह पे एक क्वेश्चन बनता है। तो रेस्क्यू केसेस में अ पर्सन हु फाइंड्स अनदर इन अ सिचुएशन ऑफ डेंजर, आप जा रहे हैं, आपने देखा कि कोई व्यक्ति जो है, कोई पर्सन किसी डेंजर में है, और आप एक स्टेप ऐसा लेते हैं कि उस पर्सन को बचा लेते हैं। You save the person, okay, and to appreciated or applauded and encouraged. He cannot be slapped with the defense of volunteer, and hence rescue cases are an exception of volunteer. तो मतलब ये है कि आप रेस्क्यू केसेस में आपने क्या किया है कि लाइक आपने वॉलंटरली उसमें अपने आप से गए थे, ठीक है, तो आपने उसको वहां पे बचाया। मैं भी एक एग्जांपल दे देता हूँ आपको, लाइक मैंने क्रिकेट का एग्जांपल पहले भी दिया आई थिंक आपको, ठीक है, कि आप क्रिकेट देखने जाते हैं, ठीक है, और वहां पर आप भी गए हैं, कुछ और भी लोग गए हुए हैं, ठीक है, तो वहां पर लाइक अगर कोई फाइटिंग हो जाती है, ठीक है, और आप वहां पर किसी को बचाते हैं, ठीक है, फाइटिंग इन द सेंस फाइटिंग नहीं कह सकते हैं, हम कह सकते हैं कि लाइक कोई रूफ या फिर कुछ ऐसा छज्जा, ठीक है, वो गिर जाता है, या कोई ऐसी सिचुएशन में कोई फंस जाता है, आग लग जाती है, कोई ऐसी सिचुएशन हो जाती है, ठीक है, तो आप उसको क्या करते हैं, सेव कर लेते हैं, ठीक है। नाउ नेक्स्ट पढ़ेंगे हम लोग एक्ट ऑफ गॉड। एक्ट ऑफ गॉड, एक्ट ऑफ गॉड का क्या मतलब होता है, ये भी यहां से भी काफी क्वेश्चंस आते हैं। एक्ट ऑफ गॉड, यहाँ भी एक मैक्सिम बताऊंगा मैं आपको, 20 मेजर, ठीक है, फोर्स मेजर अभी बताने वाला हूँ। एक्ट ऑफ गॉड में इसका मीनिंग क्या होगा कि कोई ऐसा एक्ट ऑफ गॉड, इसका मीनिंग क्या होगा कि कोई ऐसा एक्ट ऑफ गॉड मीन्स एन ऑपरेशन ऑफ नेचुरल फोर्सेस so unexpected that no human foresight could have anticipated or prevented. Like अभी आपने देखा है कि काफी सारे साइक्लोन्स, 2-3 साइक्लोन्स आए हैं रिसेंटली, ठीक है, तो उसकी वजह से अगर किसी का कुछ नुकसान हो गया, ठीक है, तो एक अभी अर्थक्वेक भी काफी दिल्ली में आ रहा है, तो इस अर्थक्वेक को भी जो है एंटिसिपेट नहीं किया जा सकता है बाय एनी साइंटिस्ट। तो ये सब जो है एक्ट ऑफ गॉड में कवर किए जाएंगे। अब इस एक्ट ऑफ गॉड से उसमें आप ये नहीं कह सकते कि मेरा डैमेज हो गया, लाइक एक्ट ऑफ, अभी छत पे पानी की टंकी रखी हुई है, नॉर्मल सर्कमस्टांसेस में गिर जाता है तो वो आपका नेग्लिजेंस माना जाएगा कि एसी फिट करवाया मैंने अपने विंडो पे, और उसको एसी वाले ने क्या किया कि ठीक से फिट नहीं किया, और उसके कुछ नट बोल्ट्स वगैरह लूज छोड़ दिए, वो गिर गया, ऐसा कुछ हो गया, तो दैट इज नॉट एक्ट ऑफ गॉड, दैट इज नेग्लिजेंस। बट टंकी जनरली पानी भरी हुई सबके छत पे रखी रहती है टॉप पे, बट उसमें ऐसा कोई अर्थक्वेक आ गया बहुत तेज, या ऐसी कोई साइक्लोन बहुत तेज आ गया, हवा चल रही, बहुत तेज हवा चल रही, इसमें काफी लोगों का नुकसान हुआ है, सिर्फ एक अकेला मेरा केस नहीं है, that all will be considered in the act of God। अब इसमें क्या क्या मैक्सिम्स हैं वो मैं आपको बता देता हूँ। इस मेजर और फोर्स मेजरिंग, ये एक्टिव, ये जो सॉरी मैक्सिम्स है, ये एक्ट ऑफ गॉड से रिलेटेड है। नाउ इसका एक्ट ऑफ गॉड में क्या क्या चीजें मैं आपको बता चुका हूँ कि जो एक्ट ऑफ गॉड होगा वो ड्यू टू नेचुरल फोर्स होना चाहिए, मैंने एग्जांपल दे दिया ऑलरेडी, ठीक है, अर्थक्वेक है, फ्लड है, सुनामी है, साइक्लोन है, इस तरह की कोई भी चीज होनी चाहिए, और ऑब्वियसली एक्स्ट्रा ऑर्डिनरी होनी चाहिए, मतलब ऐसा नहीं कि शाम को थोड़ी सी आंधी चली और मेरा पानी की टंकी दूसरे की छत पे गिर गया तो मैं बोलूंगा एक्ट ऑफ गॉड, नहीं, नॉर्मल नहीं, मतलब थोड़ा एक्स्ट्रा ऑर्डिनरी कुछ होना चाहिए। अर्थक्वेक भी आया तो अभी 2.2 का आ रहा है, 1.2 का आ रहा है, ठीक है, इतने में नहीं, अगर बहुत ज्यादा एक्स्ट्राऑर्डिनरी आ गया, 6+ का आ गया, ऐसा कुछ हो गया, 7 आ गया, ऐसा कुछ है,
तो वो एक्स्ट्रा ऑर्डिनरी इवेंट है, उस केस में कह सकते हैं कि हाँ ये जो था वो एक्ट ऑफ गॉड था। तो कहने का मतलब ये है कि इवेंट जो है, द इवेंट इज सो अनएक्सपेक्टेड एंड ऑफ सच वॉल्यूम दैट इट वाज नाइदर फोर्सिबल नॉर प्रिवेंट। ना तो इसको पहले पता कर सकते थे और ना ही बता सकते थे। तो लोग अगर नहीं पता बट एट द टाइम में बता लेता, अगर लाइक टंकी गिरने वाली है और मैं जाता लाइक शक्तिमान और बचा लिया पकड़ के, मैंने, ऐसा तो नहीं हो सकता ना कि मैं टंकी पकड़ के बैठ गया अब गिरने नहीं दूंगा, ना मैं प्रिवेंट कर सकता हूँ उसको, अचानक से वो गिर गया। तो ऐसे एक्ट जो है वो एक्ट ऑफ गॉड में, इसलिए मैं बार बार चीजों को फोकस कर रहा हूँ, इसमें कंफ्यूजन नहीं होंगे आपको। क्वेश्चन पूछ लेते हैं और हमें लगता है कि तो आंधी की वजह से टंकी गिर गई, इस सब मैं सिर्फ एग्जाम्पल्स ले रहा हूँ, ठीक है। तो आप उसमें टिक कर देंगे कि एक्ट ऑफ गॉड है, नहीं, इसको भी देखना पड़ेगा आपको, क्योंकि लॉ जो है वो कहीं भी फिक्स नहीं होता है, सभी जगह वेरी करते हैं, आपको अपना कॉमन सेंस अप्लाई करना होता है। नेक्स्ट है, देयर मस्ट नॉट बी एनी ह्यूमन इंटरवेंशन। ऑफ कोर्स उस एक्ट में कोई ह्यूमन इंटरवेंशन नहीं होना चाहिए कि भाई मैंने तो बहुत ज्यादा ऐसी को बहुत ज्यादा पंखा तेज नहीं चला दिया था कि आंधी आ गई थी, ऐसा भी नहीं है। तो ह्यूमन इंटरवेंशन बिल्कुल भी नहीं होना चाहिए। मैंने एसी का एग्जांपल दिया था कि नट बोल्ट वगैरह कर उसने लूज टाइट किया था एसी का, तो गिर गया, तो वो नेग्लिजेंस है, वो एक्ट ऑफ गॉड नहीं माना जाएगा। नेक्स्ट, स्टैट्यूटरी अथॉरिटी। स्टैट्यूटरी अथॉरिटी में क्या होता है, टॉपिक का नाम आप लोग बता सकते हैं, ये एक्ट ऑफ गॉड था, उसके बाद मैं बता रहा हूँ आपको स्टैट्यूटरी। ज़्यादा इंपॉर्टेंट नहीं है, बस थोड़ा सा इसके बारे में आपको बता देता हूँ। इसका मतलब क्या होता है, लाइक गवर्नमेंट जो है डेवलपमेंट के लिए कुछ ना कुछ करती रहती है, ठीक है। लाइक रेलवे लाइन का कंस्ट्रक्शन होना है, एक किसी ऐसी गांव है कोई ऐसा जहां तक कि रेलवे नहीं पहुंची है, ठीक है, तो वहां तक रेलवे लाइन बिछनी है, तो वो गवर्नमेंट का काम है। तो वो गवर्नमेंट इज व्हाट, रेलवे इज व्हाट, स्टेट, स्टैट्यूटरी अथॉरिटी स्टेट है, अंडर आर्टिकल 12 में आप लोग पढ़ेंगे, स्टेट की डेफिनेशन है कॉन्स्टिट्यूशन में, ठीक है। तो वो स्टेट का काम है, स्टैट्यूटरी अथॉरिटी का काम है, उसका वो एक्टिविटीज हो गई। और बट एट द सेम टाइम दिस डेवलपमेंट प्रोजेक्ट्स माइट बी डेट्रीमेंटल टू द इंटरेस्ट ऑफ अ स्मॉल सेक्शन ऑफ पीपल। अब वहां से मेरी दुकान जा रही है या मेरा घर है या ऐसे कुछ है, या मेट्रो बनना है, वहां मेरी दुकान थी, बहुत सारे ऐसी जगह दिल्ली में है जहाँ पे पहले दुकान हुआ करती थी और आज हम देख रहे हैं कि मेट्रो है वहां पे, ठीक है। तो उनका थोड़ा सा नुकसान हो सकता है। उस केस में क्या होगा कि कंफ्लिक्ट हो जाएगा पब्लिक और प्राइवेट एंड पब्लिक के बिटवीन पब्लिक एंड प्राइवेट इंटरेस्ट। पब्लिक इंटरेस्ट अब देखो, लाइक रेलवे लाइन बिछेगी अगर, तो उसमें बहुत सारे लोगों को फायदा होगा, और अगर मेरी दुकान है तो सिर्फ मुझे पर्सनल गेन हो रहा है उससे, तो अब बताओ कि किसका फायदा देखेंगे। ऑब्वियसली यहाँ पे ये लॉजिक है कि पब्लिक एट लार्ज पे हम लोग इंटरेस्ट को देखेंगे, तो पब्लिक इंटरेस्ट विल गेट प्रेफरेंस एंड गवर्नमेंट कैन क्लेम द डिफेंस ऑफ द लीगल अथॉरिटी। तो आप उस टाइम पे ये नहीं कह सकते कि गवर्नमेंट से कि उसने मेरा राइट वॉलेट किया है, ठीक है। तो फिर गवर्नमेंट लीगल अथॉरिटी का डिफेंस ले सकती है कि भाई ये पब्लिक इंटरेस्ट में हमने ये काम किया है। इसका स्टैट्यूटरी अथॉरिटी का मतलब ये था। ऐसा कोई क्वेश्चन आता है तो आप इसको अच्छे से समझ के तब ना करेंगे कि गवर्नमेंट से संबंधित कोई ऐसा क्वेश्चन है स्टैट्यूटरी अथॉरिटी से संबंधित। तो इसलिए इसी पे एक मैक्सिम है, मैं इस पे एक मैक्सिम लिख देता हूँ, अगर आप लोग देख पाए स्क्रीन तो। थोड़ा सा रीड करना मुश्किल है, आप लोग भी कोशिश करेंगे तो याद हो जाएगा, 2 बार प्रैक्टिस कर लेंगे तो। मैंने भी जब एंट्रेंस की तैयारी की थी तो मुझे भी थोड़ा मुश्किल लगता था, मगर करते करते जो वो हो जाता है। इसका मतलब है कि वेलफेयर, इसका मतलब होता है वेलफेयर ऑफ पीपल। पॉपुली मतलब पीपल, पॉपुली मतलब पीपल इज द सुप्रीम लॉ। कि लॉ जो बनता है, लॉ का भी बनने का यही कॉन्सेप्ट है, लॉ क्यों बनता है, लॉ क्यों बना, भाई पीपल के इंटरेस्ट को प्रोटेक्ट करने के लिए ही, वेलफेयर को, लोगों के वेलफेयर के लिए ही कोई लॉ बनता है। अब अगर
आईपीसी में कोई थेफ्ट है, थेफ्ट की डेफिनेशन है, चोरी का लॉ बना हुआ है कि इसकी पनिशमेंट होगी, तो क्यों बना? अगर कोई लॉ नहीं होता फिर तो कोई भी किसी का सामान चुरा के भाग जाता। मैं अपने घर में बड़ा अच्छा अच्छा एसी, फ्रिज, टीवी ले आता हूँ खरीद के, और मैं जाता हूँ उधर, कोई चुरा लेता है, क्योंकि उसका कोई कोई पनिशमेंट नहीं है, कोई लॉ नहीं है उसके बारे में। जिसके बारे में लॉ नहीं है वो तो कर सकता है, ठीक है। अब थप्पड़ मारना भी लॉ है, रॉन्ग है, ठीक है। अगर ऐसा ना हो तो फिर तो कोई भी किसी को थप्पड़ मारे। तो पीपल के वेलफेयर के लिए ही लॉ बनाया जाता है। सो वेलफेयर ऑफ पीपल इज द सुप्रीम लॉ, दिस इज द मीनिंग ऑफ दिस मैक्सिम। नेक्स्ट, अब इसके इसेंशियल इंग्रेडिएंट्स के बारे में, लाइक जो स्टैट्यूटरी अथॉरिटी का मैंने एग्जांपल दिया, उसमें क्या क्या होना चाहिए। डायरेक्ट हार्म हो सकता है और इंसिडेंटल हार्म हो सकता है। अभी हार्म तो हो रहा है, स्टैट्यूटरी अथॉरिटी कोई एक्शन ले रही है, ट्रेन का लाइन बिछ रहा है, पटरी बिछ रही है, ट्रैक, तो डायरेक्ट हार्म भी हो सकता है और इंसिडेंटल हार्म भी हो सकता है कि भाई डायरेक्टली रेलवे ने एक्शन ले लिया, आपको वहां से हटाने का बोल दिया, अपनी दुकान हटाइए, अपना मकान हटाइए वहां से, ठीक है, तो वो डायरेक्ट हार्म है। और इंसिडेंटल हार्म ऐसा हो सकता है कि दोज लॉसेस विच आर बाय प्रोडक्ट ऑफ स्टैट्यूटरी एक्ट, ठीक है, लाइक डायरेक्ट इफेक्ट ना हो उसका। फॉर एग्जांपल, अब इनडायरेक्ट का मतलब है कि कोरोना आया, फॉर एग्जांपल, ये सिर्फ इनडायरेक्ट वर्ड को समझा रहा हूँ मैं, ये नहीं कि मैं आपको थोड़ी समझा रहा हूँ। कोरोना आया और कोरोना ने तो डायरेक्टली मेरा प्रोफेशन या फिर मेरा दुकान, डायरेक्टली कोरोना ने तो आगे नहीं बोला ना कि बंद करो, मतलब वो इनडायरेक्टली बंद हो गया, भाई मार्केट बंद हो गया, लॉकडाउन हो गया, तो जॉब चली गई लोगों की, ठीक है, लोगों के शॉप्स क्लोज हो गए, बहुत सारी ऐसी चीजें हो गई, तो वो इनडायरेक्ट इफेक्ट है, ठीक है। तो ऐसा इंसिडेंटल हार्म भी हो सकता है बाय द स्टैट्यूटरी अथॉरिटी। लाइक अगर वहां से रेलवे लाइन बिछ रही है, ठीक है, तो आप वहां से लोग आना जाना लोगों का बंद हो जाएगा और आपकी दुकान वहां पे है, बगल में है, ठीक है, या फिर वहां पे आपका मकान है, आपने मकान को रेंट पे दे रखा था और वहां से रेलवे लाइन जा रही है, रेलवे ट्रैक से गाड़ी गुजर रही है, तो वो काफी ज्यादा शोर होता है वहां पे, हो सकता है कि आपका मकान को रेंट पे ना ले, तो रेलवे ने थोड़ी आपको मना किया है कि रेंट पे मत दो अपना मकान, लोग नहीं लेंगे, तो ये इनडायरेक्ट हार्म हो गया। इस तरीके से कोई हार्म हो सकता है, ठीक है। स्टैट्यूटरी अथॉरिटी मैंने यहाँ तक आया। नेक्स्ट हमारा टॉपिक स्टार्ट मैं कर रहा हूँ यहाँ, मैलिशियस प्रोसिक्यूशन। यहाँ तक किसी को डाउट है तो पूछ सकते हैं इससे पहले, उसके बाद मैं स्टार्ट करूंगा। हालांकि क्लास का टाइम मुझे बताया गया था कि 5:30 तक है, बट ठीक है, मैं इसको टॉपिक को चेंज कर दूंगा, मैलिशियस प्रोसिक्यूशन में यहाँ टॉपिक स्टार्ट कर रहा हूँ मैं, अगर परमिशन हो शशांक। भाई सबको आवाज आ रही है ना? कहीं से कोई रिप्लाई नहीं आ रहा है मुझे। थर्ड नेग्लिजेंस, जो एक्सेप्शन है वो नेग्लिजेंस था, डेलिबरेटिंग एक्ट था, इलीगल एक्ट है, ठीक है, ये सब है। ओके, आशुतोष मिश्रा कह रहे हैं कि नो प्रॉब्लम सर। थर्ड पॉइंट मैंने बता दिया, तन्मय वॉइस इज लैकिंग सर। ठीक है, नेक्स्ट स्टार्ट करते हैं हम लोग मैलिशियस प्रोसिक्यूशन। मैलिशियस प्रोसिक्यूशन का मीनिंग ये होता है, इसका मीनिंग समझ लो पहले। मैलिशियस प्रोसिक्यूशन मीन्स instituting unsuccessful proceeding against another with malintention and without reasonable cause। अब फॉर एग्जांपल एक्स पर्सन है, अब किसी एक्स पर्सन ने मुझे, मेरे अगेंस्ट एक लीगल प्रोसीडिंग या कोई केस स्टार्ट किया, मेरे अगेंस्ट मुझे सू किया, और क्यों किया? बैड इंटेंशन से किया, मैल इंटेंशन से किया, बुरी नीयत से किया, बिना किसी रीजनेबल कॉज के किया, तो उसको मैलिशियस प्रोसिक्यूशन कहेंगे, ठीक है। हाँ, एक बात याद रखना, मैलिशियस प्रोसिक्यूशन क्रिमिनल कोर्ट में ही अगर किया हो तो ही मैलिशियस प्रोसिक्यूशन माना जाएगा, अदरवाइज नहीं माना जाएगा। सिविल लॉ
अभी मैं 2 क्वेश्चन डिस्कस करूंगा, इसके बाद तो आपको क्लियर हो जाएगा मैं क्या कहना चाहता हूँ। अभी सिर्फ मीनिंग समझिए कि malicious prosecution means, if anybody want to write it down, I'm just reading this meaning. Malicious prosecution means instituting unsuccessful proceedings against another with malintention and without malintention, मतलब malafide intention जो होता है, with malafide intention and without reasonable cause। ये इसका मीनिंग था। और क्यों करते हैं, क्या पर्पस होता है इसका? ऑफ कोर्स किसी के खिलाफ बदला लेने की इच्छा हो, उसको डिफेम करना हो, कोई उसको मतलब उसको कोई हार्म पहुंचाना हो, आपको रिवेंज लेना हो, ऐसा कुछ हो तो हम मैलिशियस प्रोसिक्यूशन करते हैं, मतलब जनरल लोग करते हैं ऐसा कुछ। ठीक है, और किसी के कोई डाउट? हाँ बोलो, अगर किसी को डाउट हो तो। मैं शशांक अभी टाइम 5 मिनट एक्सटेंड कर सकते हैं टॉपिक के लिए? यस सर, यस। अभी किसी को यहाँ पे कुछ पूछना है, कुछ बोलना है तो बोल दो, मैसेज कर दो, अदरवाइज मैं इसको थोड़ा सा आगे लेके चलता हूँ, इसी टॉपिक को कंटिन्यू करता हूँ। मैं ज़्यादा टाइम नहीं लूँगा, 5-7 मिनट मुझे दे दो। ओके, मैंने बता दिया कि मीनिंग क्या होता है, पर्पस क्या होता है, और क्यों इसको टॉर्ट माना गया है, मैलिशियस प्रोसिक्यूशन को टॉर्ट क्यों माना गया है। ऑफ कोर्स ये कोर्ट का जो इतना कीमती टाइम है वो वेस्ट हो रहा है, और जो मशीनरी है उसको वेस्ट कर किया जा रहा है, अननेसेसरीली हरासमेंट हो रहा है कि एक इनोसेंट पर्सन का। तो ऑफ कोर्स ये अच्छी बात नहीं है, इसको टॉर्ट के अंडर रखा गया है। अब इसके इसेंशियल इंग्रेडिएंट्स क्या हो सकते हैं, मतलब कि क्या क्या ऐसी चीजें हों। इसेंशियल इंग्रेडिएंट्स का मतलब आपको पता होना चाहिए, इसेंशियल इंग्रेडिएंट्स। पहला है ए, पार्टी मस्ट बी प्रोसिक्यूटेड, वन पार्टी must be prosecuted by other। एक पार्टी जो है must be prosecuted by the other, ठीक है। और उसका अच्छा मैं एक क्वेश्चन देता हूँ, ठीक है। मैलिशियस प्रोसिक्यूशन का बेसिकली मतलब क्या होता है आप समझ चुके हैं कि मैलिफाइड इंटेंशन से अगर मैं आपको शू करता हूँ विदाउट एनी रीजनेबल कॉज और आपको प्रोसिक्यूशन आपका होता है तो माना जाएगा कि ये मैलिशियस प्रोसिक्यूशन था। अभी मैं एक क्वेश्चन देता हूं आप लोगों को, उसमें आप लोग बोलेंगे, आंसर देंगे उसका मुझे। देखिए ऐसा है कि एक क्वेश्चन है मेरे सामने, मैं रीड कर रहा हूँ, फटाफट थोड़ा स्पीडली रीड करूंगा, और रीड करने से ज्यादा मैं समझाऊंगा आपको, ठीक है। राज एंड सोनिया एक ही ऑफिस में काम करते हैं। मैं इसको थोड़ा हिंदी में समझाता हूँ फटाफट से, अदरवाइज इंग्लिश में रीड करूंगा, हो सकता है कुछ लोग समझे कुछ लोग ना समझे, मुझे नहीं पता कौन कहाँ से, दिल्ली से कौन कहाँ से मुझे नहीं पता, कुछ हिंदी मीडियम के बच्चे हो सकते हैं, जो भी बातें हैं। तो राज एंड सोनिया वर्क्स इन द सेम ऑफिस में काम करते हैं, जिसमें कि राज जो मैनेजर है, सोनिया जो है एम्प्लॉय है। राज अदर एम्प्लॉय को प्रमोशन दे देता है, सोनिया को प्रमोशन नहीं मिलता है। सोनिया पूछती है कि मुझे प्रमोशन क्यों नहीं दिया गया, राज का रिप्लाई आता है कि आपकी परफॉर्मेंस ठीक नहीं थी इसलिए आपको प्रमोशन नहीं मिला। सोनिया को गुस्सा आता है एंड वो डिसाइड करती है कि राज को एक मतलब कि सबक सिखाएगी। तो वो एक सी फाइल्स अ केस ऑफ सेक्सुअल हरासमेंट अगेंस्ट राज इन द लोकल पुलिस स्टेशन। आई एम रिपीटिंग दिस लाइन कि उसको गुस्सा आता है तो राज को सबक सिखाने के मकसद से वो सेक्सुअल हरासमेंट का केस राज के अगेंस्ट पुलिस स्टेशन में फाइल करती है। राज हैज टू मेक सेवरल राउंड्स ऑफ, ऑब्वियसली पुलिस स्टेशन में कंप्लेन हुई है तो उसको बार बार पुलिस स्टेशन के चक्कर लगाने पड़ेंगे। बहुत ज्यादा बार रिपीटेड माफी देने के बाद सोनिया ने अपना केस जो है मतलब वापस ले लिया। बाद में राज जो है पुलिस स्टेशन से अपना कंप्लेन वापस ले लिया। राज इज वेरी अपसेट, अब वो अपसेट है और वो अब चाहता है कि एक मैलिशियस प्रोसिक्यूशन जो है का केस फाइल करे अगेंस्ट सोनिया, ठीक है। तो अब मुझे बताइए कि वो क्या राज जो है वो सोनिया के अगेंस्ट केस फाइल कर सकता है या नहीं कर सकता है। फटाफट से यस नो जो भी आपको आंसर देना दे दो, 10 सेकेंड्स।
क्वेश्चन सुना नहीं दिया तो बोलो, मैं रिपीट करूं या फिर आंसर दो मुझे। नो, अगर कोई रिप्लाई नहीं आ रहा, ठीक है, आई थिंक क्वेश्चन समझ नहीं आया, हो सकता है। सर रिप्लाई आया है बच्चों का, यस एंड नो। आया है? नहीं, मुझे तो नहीं दिख रहा है, यहाँ तो कोई रिप्लाई नहीं आया मेरे पास। अच्छा तो ठीक है, बच्चों हो ने सकता। बोला है यस एंड नो बोला है। अच्छा ठीक है, चलिए मैं बता देता हूँ आपको बेसिक, मैं ज़्यादा टाइम नहीं लूँगा, मैं बता देता हूँ कि इसमें राज जो है मैनेजर, वो सोनिया के अगेंस्ट कोई भी केस नहीं फाइल कर सकता है। क्यों नहीं फाइल कर सकता? क्योंकि क्वेश्चन में आपने सुना होगा, अगर ऑब्जर्व किया हो ठीक से, कि सिर्फ सोनिया ने क्या किया था, पुलिस स्टेशन में फाइल किया था कंप्लेंट, ना कि क्रिमिनल कोर्ट में। मैंने पहले भी कहा था कि क्रिमिनल कोर्ट में, मजिस्ट्रेट की कोर्ट में फाइल होना चाहिए, प्रोसिक्यूशन होना चाहिए बेसिकली, तो प्रोसिक्यूशन तो हुआ ही नहीं, कंप्लेंट फाइल की थी, इसलिए यहाँ पर ये मैलिशियस प्रोसिक्यूशन का केस नहीं फाइल कर सकता, यहाँ पर ये एप्लीकेबल नहीं होगा। और एक और ऐसा क्वेश्चन आता है कि अगर सपोज सोनिया ने क्या किया कि राज के अगेंस्ट एक सिविल नेचर का सूट फाइल किया, लाइक कि मेरे 5 लाख रुपए देने हैं, और उसकी वजह से जो है उसने सिविल कोर्ट में फाइल किया, और राज को सिविल कोर्ट के चक्कर लगाने पड़े। बाद में क्या होता है कि कोर्ट को ये पता लगता है कि नहीं, ऐसा तो कोई 5 लाख रुपया लिया ही नहीं था, तो उसको जो है एक्विट कर दिया जाता है। तो फिर बाद में अगर ये चाहे राज सोनिया के अगेंस्ट कोई केस फाइल करना, तो वो भी मैलिशियस प्रोसिक्यूशन में नहीं आएगा, क्योंकि वो सिविल कोर्ट में था। मतलब मैलिशियस प्रोसिक्यूशन के अंडर वो कवर नहीं होगा, क्योंकि वो सिविल कोर्ट में था। बार बार ध्यान रखना कि क्रिमिनल कोर्ट में, मजिस्ट्रेट की कोर्ट में ही होना चाहिए। और भी इस तरीके से आपको क्वेश्चन पूछ सकते हैं। तो बेसिकली यह है कि प्रोसिक्यूशन होना चाहिए, विदाउट एनी रीजनेबल कॉज होना चाहिए, और पर्सन को हार्म होना चाहिए, तो वो मैलिशियस प्रोसिक्यूशन माना जाएगा। ठीक है, तो ये 2-3 क्वेश्चंस थे, इसके ऊपर मैंने आपको बता दिया कि कहाँ पर होना चाहिए। कोर्ट में, पुलिस स्टेशन में कंप्लेंट किया, कोई फर्क नहीं पड़ता उससे। ठीक है, कोर्ट में होना चाहिए, कौन सी कोर्ट में होना चाहिए? क्रिमिनल कोर्ट में होना चाहिए। और किसी तरह का डाउट हो तो आप चैट बॉक्स में पूछ सकते हैं। हाँ, इसमें अगर आप कुछ रिप्लाई देना चाहते हैं, कुछ पूछना चाहते हैं, तो पूछ सकते हैं। इसमें बेसिकली इंटेंशन क्लियर होना चाहिए, मैलिशियस प्रोसिक्यूशन में इंटेंशन क्लियर होना चाहिए। आपको पता है कि मैं इनोसेंट हूँ, फिर भी आपने मेरे अगेंस्ट केस फाइल किया है, तो इसका मतलब है कि वो मैलिशियस प्रोसिक्यूशन होगा। तो इसमें इंटेंशन, जनरली टॉर्ट में इंटेंशन मैटर नहीं करता है, मतलब जनरली क्या करता ही नहीं है, बट यहाँ पे इस केस में मैलिशियस इंटेंशन के केस में, मैलिशियस प्रोसिक्यूशन के केस में इंटेंशन मैटर करता है। तो कुछ पूछना है? सर एक दो डाउट्स हैं, हाँ, मैं उसमें लिखे हुए मैं पढ़ देता हूँ। हाँ, एक ईशान अवस्थी ने पूछा है कि सर कैन स्टैट्यूटरी बी हेल्ड लायबल फॉर मैलिशियस प्रोसिक्यूशन? नहीं, स्टैट्यूटरी जो अथॉरिटी है वो मैंने आपको बताया था, वो एक अलग टॉपिक में मैंने बताया था। लेकिन अगर स्टैट्यूटरी अथॉरिटी, अगर आप डेफिनेशन में जाएं, मैलिशियस प्रोसिक्यूशन के डेफिनेशन के अकॉर्डिंग जाएं, तो उसमें ऐसा कुछ नहीं कहा गया कि स्टैट्यूटरी अथॉरिटी मैलिशियस प्रोसिक्यूशन के लिए लायबल नहीं हो सकती। बिल्कुल हो सकती है, उसका उससे कोई लेना देना नहीं। अगर आपको उसकी डेफिनेशन में लाइक करता है कि आपको बिना किसी कॉज के, बिना किसी रीजनेबल कॉज के, और स्टैट्यूटरी अथॉरिटी को पता था कि आप इनोसेंट हैं, फिर भी उसने आपके अगेंस्ट कोई क्रिमिनल केस डाला है, तो आप कह सकते हैं, ऑफ कोर्स वो भी मैलिशियस प्रोसिक्यूशन माना जाएगा, नो डाउट। सर एक डाउट है, काजल कश्यप ने पूछा है कि अगर मैं थेफ्ट के ग्राउंड पे प्रोसिक्यूट करूं तो मैलिशियस प्रोसिक्यूटिंग नहीं होगा, और आगे लिखा है कि अगर रेप के ग्राउंड पे करूं तो मैलिशियस प्रोसिक्यूशन होगा। नहीं, ऐसा कैटेगराइज नहीं किया होता, फिर तो 511 सेक्शन है हमारे आईपीसी में, अलग अलग ऑफेंसेस हैं। ऐसे अलग अलग ऑफेंसेस में हमें इसको नहीं देखना है, हमें सिर्फ ये देखना है, मैंने फिर उसी बात को रिपीट कर रहा हूँ मैं, कि आपको पता था कि मैं इनोसेंट हूँ, आपने किसी भी चीज में फंसाया हो, मतलब आपने किसी भी चीज के लिए केस फाइल किया हो,
रेप में करते हैं या थेफ्ट में करते हैं, 378 में करें, 376 में करें, ठीक है, किसी में भी करें आप, तो या फिर ग्रीवियस हर्ट के लिए करते हैं, किसी भी चीज के लिए करते हैं आप, उससे फर्क नहीं पड़ता है। फर्क इस बात से पड़ता है कि क्या आपको पता था कि मैं इनोसेंट हूँ, क्या मुझे प्रोसिक्यूट किया गया, क्या मुझे इंजरी हुई, लीगल इंजरी हुई, क्या मुझे मेरा मेंटल हरासमेंट हुआ, क्या मेरा मॉनेटरी लॉस हुआ, क्या मेरा रेपुटेशन का लॉस हुआ, ठीक है। तो इस तरीके से मुझे हरास किया गया है और मैं इनोसेंट था, आपको पता था, आपने क्रिमिनल कोर्ट में मेरे खिलाफ केस डाला, पुलिस स्टेशन में कंप्लेन कर दिया, कोई प्रॉब्लम नहीं है, सिविल कोर्ट में कंप्लेन कर दिया, कोई प्रॉब्लम नहीं है, लेकिन अगर क्रिमिनल कोर्ट में किया तो मैलिशियस प्रोसिक्यूशन होगा। ये बात मैं बार-बार रिपीट कर रहा हूँ। सर नेक्स्ट डाउट है कि अगर कोई एक्स पर्सन फॉल्सली किसी के ऊपर रेप का चार्ज लगा देता है तो और वो कोर्ट में इनोसेंट प्रूफ हो जाता है, तो क्या वो मैलिशियस प्रोसिक्यूशन में आएगा? हाँ, अगर उसमें जैसे कि आपने स्टार्टिंग में 2 वर्ड यूज किया, आई थिंक कि क्या स्टार्टिंग के वर्ड सर क्वेश्चन मैं आपको पढ़ देता हूँ, बस इन्होंने लिखा है, इफ हाँ। समवन हैज फॉल्सली अक्यूज्ड एक्स पर्सन ऑफ रेपिंग एंड एक्स पर्सन फाउंड इनोसेंट आफ्टर कोर्ट प्रोसीडिंग्स, ठीक है, ठीक है। would it be counted as malicious prosecution? पहली लाइन के पहले वर्ड में ही आपने क्वेश्चन का स्टार्टिंग ही किया कि फॉल्सली प्रोसिक्यूट कर रहे हैं रेप के चार्ज से, फॉल्स लिखा हुआ आपने वर्ड। इट मींस कि उसका इंटेंशन ही था, उसको पता था कि पहले से कि वो इनोसेंट है, मतलब ये रेप नहीं हुआ है, ठीक है। तो अगर ऐसा है बाद में अगर कोर्ट ने उसको एक्विट कर दिया है, इसका मतलब है कि वो मैलिशियस प्रोसिक्यूशन था, और ऐसा कई सारे केसेस में होता है। आप एक मूवी है सेक्शन 376 है, अगर किसी ने देखी हो, ठीक है, सेक्शन 376। तो ऐसे, हाँ, तो ऐसी बहुत सारी, इवन इंडिया में क्या कहें, रेशो तो मुझे एग्जैक्ट नहीं मैं कह सकता हूँ, मगर हाँ मोस्टली केसेस अल्टीमेटली फॉल्स ही पाए जाते हैं। मैं ये नहीं, इस स्टेटमेंट से मेरा ये मतलब नहीं है कि क्या होता है एक्चुअली, मुझे नहीं पता, लेकिन जो फॉल्स केसेस होते हैं ये मैं कह रहा हूँ। थोड़ा डाउट जल्दी सर क्लियर कर देते हैं। एक क्वेश्चन है सर कि सर सेक्सुअल हैरेसमेंट के केस में लड़की गलत है तो राज केस क्यों नहीं कर सकता, प्लीज बताएं। सेक्सुअल हैरेसमेंट के केस में लड़की गलत है, हाँ, अच्छा, हाँ बिल्कुल, वो मैंने क्वेश्चन में एक वर्ड था कि पुलिस स्टेशन में कंप्लेन किया था उसने, इसलिए मैंने रिपीट किया था उसमें तो, कि पुलिस स्टेशन में लड़की ने, जो सोनिया थी, उसने पुलिस स्टेशन में जाकर कंप्लेन की थी, उसने कोर्ट में, मजिस्ट्रेट के कोर्ट में नहीं किया था। और हमारा डेफिनेशन कहता है कि क्रिमिनल कोर्ट के अंदर प्रोसिक्यूशन होता है, पुलिस स्टेशन में नहीं होता, प्रोसिक्यूशन कोर्ट में होता है। आगे चलिए, ठीक है सर। मैलिशियस प्रोसिक्यूशन में डैमेजेस होते हैं? हाँ, उसमें कोर्ट आपको अवॉर्ड कर सकता है। यस, ठीक है सर। यस सर, हो गया, क्वेश्चंस आर डन। चलिए, और किसी कुछ पूछना पूछिए, और कोई डाउट हो तो आप पूछ सकते हैं, अदरवाइज ओवर टू शशांक। थैंक यू सो मच सर फॉर सच अ एंगेजिंग क्लास। थैंक यू सो मच सर। तो अगर नोट्स हो आपके पास कुछ अगर शेयर करने के लिए तो आप भेज दीजिएगा, हम शेयर कर देंगे आगे ग्रुप में। श्योर, मैं आपसे शेयर कर दूंगा। और बाकी सभी स्टूडेंट्स को जो भी डाउट्स हैं, जो मेल आपको प्रोवाइड की गई है, आप उसमें पूछ सकते हैं। अगर सर से भी आपको क्वेरीज होंगी तो हम आपके भी सर से पूछ लेंगे। हाँ बिल्कुल, आप लोग पूछिए, मेरे तक क्वेरी आएगी, मैं सबका रिप्लाई दूंगा, नो डाउट। यस, थैंक यू सो मच सर। थैंक यू। नाउ एवरीवन कैन लीव द क्लास।